दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज रशिया एज अ कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर। अब रशिया जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है। ग्लोबल लेवल पे रशिया का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। मेजर इकोनॉमीज में से एक है, G20 का पार्ट है, मेंबर है कौन? रशिया। तो अब रशिया भी क्योंकि एक पावरफुल नेशन है तो उसे भी हम एक सेंटर ऑफ पावर मानते हैं और आज के वीडियो में रशिया पे ही हम अपना डिस्कशन करेंगे। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991, रशिया इमर्ज्ड एज द सक्सेसर स्टेट। अब हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो यूएसएसआर जो है यानी सोवियत यूनियन, इसका डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 1991 में। और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो इसकी सक्सेसर पोजीशन थी वो किसने संभाली, यानी जो सीट है सक्सेसर जो है इसका कौन निकला? रशिया। रशिया जो है उसने यूएसएसआर की पोजीशन को इस एरिया में होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक। यानी जैसे हम देखते हैं कोई राजा है, कोई किंग है, उसका सक्सेसर यानी कि उसकी पावर बाद में किसे मिलती है? उस राजा के यानी कि किंग के बेटे को, प्रिंस को मिलती है वो पावर बाद में जाकर के। यानी राजा का बेटा ही बाद में राजा बनता है। तो उस टाइप का ही सिस्टम है जहां पे जो बड़ा बेटा होता है राजा का वो बनता है कौन? जो सक्सेसर है, जो राजा है उसका बड़ा बेटा अगला राजा बनता है। वैसे यहाँ पे क्या है, यूएसएसआर के पास जो पावर थी वो सबसे बड़े स्टेट, उस एरिया में डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो सबसे बड़ा स्टेट निकल के आया दैट इज रशिया, उसके पास यूएसएसआर की सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई। यानी यूएसएसआर की जो पोजीशन थी वर्ल्ड लेवल पे उसे आज भी रशिया के पास होल्ड करके रखा गया है। रशिया जो है उसके पास ही यूएसएसआर वाली वही पोजीशन अभी तक मेंटेन करके रखी है रशिया ने। तो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी जो यूएसएसआर की पावर थी वो कंटिन्यू करके रखी किसने? रशिया ने। यानी रशिया जो है इस एरिया में डिसइंटीग्रेशन के बाद इन सभी 15 स्टेट्स में से, 15 नेशंस में से सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन बना रशिया। इट इनहेरिटेड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी, न्यूक्लियर वेपन्स एंड द सीट ऑफ द यूएसएसआर इन द यूएन। तो रशिया जो है उसने डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट था उस एरिया का, यूएसएसआर का सबसे बड़ा पार्ट जो था, लैंड एरिया की बात की जा रही है, सबसे बड़ी टेरिटरी पे किसका रूल रहा? रशिया का। यानी सबसे बड़ी टेरिटरी इस रीजन में किसकी है? रशिया की। जो ओवरऑल यूएसएसआर था उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद सबसे बड़ी टेरिटरी किसकी बनी? रशिया की। साथ ही साथ जितने भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यूएसएसआर के पास थे उसमें से ज्यादातर जो वेपन्स हैं वो रशिया के पास हैं आज के टाइम में। यूएसएसआर 15 नेशन से मिलकर बना हुआ था। हमने देखा था कि आर्म रेस लगी हुई थी, यानी रेस चलती थी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। अगर यूएसए वेपन्स बना रहा है, 10 न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है तो रशिया कोशिश करता था, यूएसएसआर कोशिश करता था कि मैं 15 वेपन्स बनाऊं। अगर यूएसए एटम बॉम्ब्स बना रहा है तो रशिया भी वही करता था। यानी आर्म्स रेस लगी हुई थी। वेपन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे थे इस टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर में, अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशन जो है उसे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे। इन दोनों एरियाज ने, स्पेशली यूएसए एंड यूएसएसआर जो है, इन्होंने वेपन्स बनाने कंटिन्यू रखे। रेस लगी हुई थी किसके पास कितने वेपन्स हैं उसको लेकर के रेस लगी हुई थी दोनों पावर्स के बीच में। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो थे उनमें से ज्यादातर जो पोर्शन है, ज्यादातर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किसके पास आ गए? रशिया के पास। सीट ऑफ द यूएसएसआर इन द यूएनओ। यूएनओ हमें पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी भी एक बॉडी है यूएनएससी, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। अब इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 5 मेंबर नेशंस जो हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट सीट होती है उनके पास, परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आफ्टर 5 इयर्स उन्हें सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से जो नेशंस हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। तो 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनमें आ जाते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये पोजीशन किसके पास थी? यूएसएसआर के पास। तो जो 5 नेशन है इनमें पहली बात रशिया, चाइना,
फ्रांस, यूके एंड यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं किसके? यूएनएससी के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। पहले यूएसएसआर के पास थी परमानेंट पोजीशन यूएनएससी में, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 15 नेशंस निकल के आ गए। अब इन 15 नेशंस को तो हम परमानेंट सीट दे नहीं सकते थे, वैकेंसी एक सीट की है, एक परमानेंट मेंबर चाहिए था। तो रशिया जो है उसने अपने आप को परमानेंट मेंबर के तौर पे डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि जो यूएसएसआर की पोजीशन थी ग्लोबल लेवल पे वो किसने होल्ड कर रखी है? रशिया ने। पहले यूएसएसआर था परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन अब क्या है? रशिया है परमानेंट मेंबर। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलता है रशिया में? रशिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन 1991। 1991 में डिसइंटीग्रेशन के बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, डेमोक्रेसी अडॉप्ट की थी किन्होंने? इन सभी इंडिपेंडेंट नेशंस ने, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ने। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, उनमें से एक रशिया भी था। और इसके काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखने को हमें मिले, कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा बेकार थे। हमने देखा था शॉक थेरेपी हमने पढ़ी थी, यानी कि जिस टाइम पे कैपिटलिस्ट सिस्टम में या कह लो डेमोक्रेसी को ये सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही थी, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, तो इसके काफी ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिले, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हो गई। पहले जैसे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स निकाला करती थी, अब ऐसा काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट। अब हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिली, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ गई, कोई रिच है कोई पुअर है, तो ये इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी। स्टार्टिंग के फेज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बट धीरे धीरे डेमोक्रेसी को सही से अडॉप्ट कर लिया गया कुछ कंट्रीज के थ्रू, उनमें से एक रशिया भी है, जहां पे आज सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, पीसफुली चल रहा है। इट हैज अ प्रेसिडेंट एंड अ पार्लियामेंट। अब रशिया जो है उसकी एक पार्लियामेंट है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में क्या करा जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस के थ्रू, एंड प्रेसिडेंट भी है रशिया का। पहले क्या होता था? पहले प्रेसिडेंट होते थे, पहले भी गवर्नमेंट हुआ करती थी यूएसएसआर के टाइम पे, बट क्योंकि सिस्टम ही गलत चूज कर रखा था, उन्होंने कम्युनिस्ट सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था, गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई, इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रिजिडिटी थी उसे थोड़ा कम किया गया, हमें फ्लूइडिटी देखने को मिली, यानी कि अब ये जो रशिया है यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया, और ज्यादातर जो पावर है वो किसे दी गई? सिटीजन्स को। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है? पब्लिक के पास, यानी सिटीजन्स के पास। ऐसा ही रशिया में भी किया जाता है। अब रशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे माना जाता है? पब्लिक को। और गवर्नमेंट जो है उसे पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोच के, सिटीजन्स के बारे में सोच के तभी स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनानी होती हैं, तभी डिसीजंस ले सकती है गवर्नमेंट। अगर वो पॉलिसीज सिटीजन्स के फेवर में है तभी वो पॉलिसीज गवर्नमेंट लागू कर सकती है। तो इस टाइप की पॉलिसीज अडॉप्ट करी है, इस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया किसने? रशिया ने बाद में। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर है, वैसे रशिया में प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। इकोनॉमिक सिचुएशन आफ्टर 1991, हमने देखा था इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी डिसइंटीग्रेशन के बाद। 1991 के बाद से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली यहाँ के सिटीजन्स को। पॉवर्टी बढ़ने लगी, यानी कि गरीबी बढ़ने लगी, जो सिटीजन्स हैं उन्हें काफी ज्यादा नेगेटिवली सफर करना पड़ा। रशिया फेस्ड अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1990s। 1990s में रशिया को काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने को मिले, यानी कि इकोनॉमिकली सफर करना पड़ा। जो इकोनॉमी थी वो इतनी अच्छी थी नहीं, उसका डाउनफॉल हमें देखने को मिला। डिसइंटीग्रेशन हुआ है, आप नया सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हो, उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा सिस्टम जो आप इतने समय से चलाते हुए आ रहे हो, कम्युनिस्ट सिस्टम, अब आपको उसे रिप्लेस करना है। आप कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है? इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए होता है, वो खुद ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे सिस्टम में जो अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को समझता है इंसान, जो अपनी पोटेंशियल के बेसिस पे ग्रो करता है पर्सन, वो काफी ज्यादा अमीर हो जाता है, या कह लो रिच हो जाता है, उस सोसाइटी में अच्छी पोजीशन हो जाती है उसकी। और जो पर्सन अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाता, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं पहचान पाता, एबिलिटीज को नहीं पहचान पाता, वो
पर्सन ग्रो नहीं कर पाता और गरीब रह जाता है। तो इस टाइप का सिस्टम हमें देखने मिलता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो अब कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है, एक बिल्कुल ही नया सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हो, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे थे, उसी की वजह से इकोनॉमिकली जो रशिया है वो वीक होता चला गया। लेटर द इकोनॉमी इम्प्रूव ड्यू टू ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे रशिया में, रशियन टेरिटरी में, जैसे कि ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो होता है, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया बाद में जाकर के, काफी ज्यादा बाद में जाकर के जो रशिया है वहां से ऑयल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया गया, नेचुरल गैस जो है इसे एक्सपोर्ट किया जाना स्टार्ट किया गया, एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ हुई यहाँ पे, और इसी की वजह से क्या हुआ, रशिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा, धीरे धीरे रशिया की भी इकोनॉमी बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी। रशिया एज अ मेजर पावर, अब रशिया को हम सेंटर ऑफ पावर क्यों मानते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्स। हमने देखा कि रशिया जो है इसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पहले जो ओवरऑल यूएसएसआर के पास जितने वेपन्स हुआ करते थे न्यूक्लियर वेपन्स, उनमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो आज रशिया के पास है। तो रशिया जो है इसके पास काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी खासी है रशिया की। एनर्जी रिसोर्सेज, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि वही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस, जिसे एक्सपोर्ट करके रशिया की इकोनॉमी ग्रो करी है, तो उसी टाइप से ये रिसोर्सेज काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, यानी रशिया में पोटेंशियल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पे रशिया की इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है उन रिसोर्सेज का अगर सही से यूज किया जाए तो। ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अब ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है रशिया का। क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पे इसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे हम नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट देखते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे ये यूएनएससी है। अब यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट नेशंस के 15 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं इन 15 मेंबर्स के थ्रू। अब इनमें से 10 मेंबर्स होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है रेगुलर इंटरवल पे, और 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें इनकी पोजीशन से हटाया ही नहीं जा सकता। तो उनमें से एक है रशिया। अब जब तक रशिया जो है वो साइन नहीं कर देगा, कोई भी डिसीजन लिया गया या कोई भी बिल पास किया गया, जब तक रशिया साइन नहीं कर देगा तब तक जाकर के वो बिल पास ही नहीं होगा, तब तक जाकर के वो जो डिसीजन आपने लिया है, जो भी पॉलिसीज बनाई है, वो पास नहीं की जाती हैं। इसे कहा जाता है वीटो पावर, यानी आपके पास ऐसी पावर है कि आप किसी भी पॉलिसी को या किसी भी बिल को पास होने से रोक सकते हो। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी अपनी वीटो पावर का यूज किया, यानी कि अगर कोई चाहता है कि अच्छा ये बिल लाया गया है मेरे पास, ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं साइन नहीं करूंगा, तो यानी कि अगर किसी एक मेंबर नेशन ने भी, एक परमानेंट मेंबर ने भी अगर साइन करने से मना कर दिया, तो वो बिल पास किया ही नहीं जा सकता, और एज इट इज आप बिना उसमें चेंज किए दोबारा से वो बिल सामने नहीं ला सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते यूएनएससी में। तो इस टाइप से पूरा सिस्टम चलता है। अब क्योंकि रशिया जो है उसके पास वीटो पावर है, वो कुछ भी होने से रोक सकता है, जैसे कि वीटो पावर का रशिया ने यूज भी किया है काफी बार इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान की लड़ाई होती है, और ये जो केस है, अगर इस वॉर का जो केस है जब भी यूएनएससी में भेजा जाता है, तो रशिया अपनी वीटो पावर का यूज करता है, और रशिया कहता है ये इंडिया एंड पाकिस्तान का आपसी मामला है, हमें इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए रशिया जो है वो एक तरह से कह सकते हैं, रशिया एंड इंडिया के बीच में बहुत फ्रेंडली नेशंस हैं, तो काफी बार रशिया इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव एक्शंस जो लिए जा रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के टुवर्ड्स, उसे रोकने के लिए रशिया अपनी वीटो पावर का भी यूज करता है। तो रशिया जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।